बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे, वेलकम टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला 2008 से लेके 2024 तक के तमाम प्रोविंसेस के पेपर्स इंशाल्लाह ताला। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एमडी कैट 2008 यूएचएस और स्टार्ट करते हैं। और ड्यूरिंग डिस्कशन हमारी कोशिश रहेगी, मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम मिनिमम टाइम में इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है, वो कंज्यूम कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, MCQ 1 है हमारे पास। दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच विद अक्रॉस द रोड। अच्छा, अब देखिए, ये जो है ना आपके पास बेटे विद, इसके बारे में याद रखिएगा, ये वो प्रेपोजिशन है। वैसे तो हमेशा ये हम प्रेपोजिशन को डिफाइन ही किस तरह करते हैं, हम प्रेपोजिशन को डिफाइन करते हैं कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद में हमारे पास क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्योंकि प्रेपोजिशन लिखी किसके लिए जाती है, नाउन के लिए लिखी जाती है ना। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में नाउन आना चाहिए। लेकिन कुछ प्रेपोजिशन इस तरह की होती हैं जो कंपाउंड प्रेपोजिशन, यानी कि 2 प्रेपोजिशन 3 प्रेपोजिशन इकट्ठी लिखी जा सकती हैं, लेकिन विद उनमें से एक नहीं है, याद रखिएगा। विद एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसको लाजमी तौर पर बाद में क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आप इसे कंपाउंड प्रेपोजिशन की सूरत में नहीं लिख सकते। और वैसे भी अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना, अगर हम 1 by 1 करके देखिए, बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न है, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन है, या कंफ्यूजन नहीं है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि सर जब भी हम स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन खास तौर पे करते हैं ना, तो स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन हमसे क्या होता है, गलत होता है, या हमें समझ नहीं आ रही। उसकी रीजन ये होती है बेटे, याद रखिएगा कि इसमें आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, आपने इसकी प्रैक्टिस कम की होती है। ज्यादातर टीचर, ज्यादातर इदारों में क्या होता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, और जो हमारे मल्टीपल सेंटेंसेज हैं, सेंटेंस करेक्शन जिसमें 4 सेंटेंसेज लिखे हुए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जाती है। और लकीली आपके लिए ये बात भी है कि कुछ अरसा से पिछले अगर आप 2 3 4 साल के पेपर देखेंगे तो आप लकीली ऐसा है कि आपके पेपर में स्पॉट द एरर का क्वेश्चन दिया भी नहीं जाता। ये अगर आप 2008 से लेके 2018 तक के पेपर को देखेंगे, या गालबन हाँ जी 18 या 19 तक के पेपर को देखेंगे, तो आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे लाजमी तौर पर स्पॉट द एरर के। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरह नहीं है। तब तो डिवीजन होती थी हमारे पास, डिवीजन इस तरह होती थी हमारे पास के 4 क्वेश्चन हमें वोकैब में से आने होते थे सेंटेंस कंप्लीशन के, उसके बाद 6 क्वेश्चन हमें आने होते थे बेटे स्पॉट द एरर के, और उसके बाद हमें जो 10 क्वेश्चन थे वो आने होते थे किस में से थे, सिनोनिम्स में से। और 10 क्वेश्चन जो थे, 10 MCQs जो थे हमारे, वो थे हमारे पास किसके, ग्रामर के, सेंटेंस करेक्शन के। ठीक है, तो ये गिने चुने सेंटेंस मतलब डिसाइडेड क्वेश्चन होते थे, और डिसाइडेड वो कैब होती थी 2018 तक। बाद में ये सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ और जो भी खिचड़ी बनी वो आपके सामने ही है। बहरहाल यहाँ पर आप इन टच विद अक्रॉस द रोड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा इन टच फ्रॉम अक्रॉस द रोड। देखिए, वैसे भी अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं, दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच, अब वो कहता है कि वो कितने करीब से ताल्लुक में रहा, और कहां से ताल्लुक में रहा, अक्रॉस द रोड। अब ये जो अक्रॉस है, इसका तो ऑब्जेक्ट हमें क्या मिल गया, द रोड। अब विद का कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो हमें डेस्टिनेशन बतानी है, हमें ओरिजिन बताना है, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, विद अक्रॉस द रोड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फ्रॉम अक्रॉस द रोड। और वैसे भी अगर आप इस प्रेपोजिशन को पढ़ते भी हैं तो आप देख रहे होंगे कि बड़ा अननेचुरल सा प्रोनाउंस करता है जब आप बोलते हैं टच विद अक्रॉस द रोड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, यहाँ पर विद की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम लिखना होगा। उसके बाद है हमारे पास MCQ 2, ही प्रूव्ड दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड ऑफ। अब देखें, ये प्रेपोजिशनल एरर है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, निकालना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, अलहदा करना, एक चीज से दूसरी चीज को जुदा करना। तो जब आप एक चीज से दूसरी चीज को निकाल रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज को अलहदा कर रहे हैं, तो बेटे
आप एक्सक्लूड ऑफ तो नहीं लिखेंगे, आपको कौन सा प्रेपोजिशन लिखना होगा, एक्सक्लूड फ्रॉम वुंड लिखना होगा। जैसे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, ही प्रूव दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूड ऑफ वुंड, कि अगर जरा जर्म्स को जख्मों से अलहदा कर दिया जाए, जब अलहदा किया जाएगा तो आप एक्सक्लूड ऑफ वुंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वुंड। तो हमारे पास यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, हमारे पास प्रेपोजिशन कौन सा आएगा बेटे, फ्रॉम आएगा। और फ्रॉम के लिए कुछ वर्ब्स भी याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम, बेनिफिट फ्रॉम, बोरो फ्रॉम। और ये अब्सटेन फ्रॉम कौन सा वर्ड है जो अभी आपके पास नम्स 2025 में आया। नम्स 2025 में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ फ्रॉम का प्रेपोजिशन आएगा, और उन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड था आपके पास, अब्सटेन का वर्ड था। इसी तरह हमारे पास डिफर के साथ फ्रॉम होता है, एक्सक्लूड फ्रॉम होता है, जो अभी हम सेंटेंस में भी बात कर रहे हैं कि एक्सक्लूड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, फ्रॉम आता है। प्रिवेंट फ्रॉम होता है, प्रोहिबिट फ्रॉम होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम होता है, रिकवर फ्रॉम होता है, रिजाइन फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम, सफर फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम, प्रिवेंट समवन फ्रॉम। इसी तरह स्टॉप फ्रॉम, किसी चीज से रोकना, किसी काम से रोकना, डिस्टिंग्विश फ्रॉम, आइडेंटिफाई करना, अलहदा करना, डिटर फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम। अब ये जितने सारे वर्ड्स हैं, सारे के सारे सबके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आपने यूज करना है, फ्रॉम का प्रेपोजिशन यूज करना है। और इन्हीं में से एक हमारे पास कौन सा है, एक्सक्लूड फ्रॉम। तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड ऑफ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एक्सक्लूडेड फ्रॉम आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन 3, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर। अब देखें, इस पूरे सेंटेंस का जो सबसे बड़ा की वर्ड है ना, वो हमारे पास है फेल्ट। कौन सा वर्ड है हमारे पास, फेल्ट। ये हमारा की वर्ड है, सबसे बड़ा की वर्ड हमारे पास क्या है। जैसे देखें, मैंने जब आपको वर्ब पढ़ाया डिटेल में भी, और जब हमने वर्ब वन शॉट सीरीज में भी पढ़ा है, तो उसमें हमने एक टॉपिक हमने पढ़ा था, कुछ स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसको हमने क्या बोला था, मैंने कहा ये है अनयूजुअल यूजेस या अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स। ऐसे था ना हमारे पास, हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर में कोई 30-32 के करीब स्ट्रक्चर बनाए थे। उनमें मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, जहां पर भी फील, हेयर, सी, वॉच, मेक और लेट आ जाए, तो इन सब के साथ आपको क्या लिखनी होती है, इन सब के साथ आपको बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म लिखनी होती है। बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म लिखने का मतलब क्या है कि आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है बेटे, फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। ये सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, पहले हेयर, सी, वॉच वाले देखिएगा, ये ट्रांसलेशन में आसान है तो आपको समझने में भी आसानी होगी। जैसे देखें, हम कहते हैं वी हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना। अब हर्ड तो सेकंड फॉर्म आ गई, लेकिन उसके लिए कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, बेयर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है। मैंने लड़के को उसने लड़के को भागते हुए देखा, शी सा द बॉय रन। अब दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये आना चाहिए कि वी हर्ड हिम सिंगिंग या शी सा द बॉय रनिंग अवे। ऐसा नहीं है, आपको इसके साथ, इन वर्ड्स के साथ क्या लिखना है, बेयर इन्फिनिटिव लिखना। ये हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स में पढ़े। इसी तरह दे वॉच द सनसेट, उन्होंने सूरज को गुरूब होते हुए देखा। ही मेड मी क्राई। अब मेड भी आपने याद रखना है, मेड के आपके पास दो स्ट्रक्चर थे। एक आपके पास मेड के साथ तो कौन सी फॉर्म आएगी, एक तो मेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव आएगी, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर पैसिव होगा ना, मेड से पहले बी फॉर्म आ गई, तो फिर आपने बेटे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये याद रखिएगा, ये हमने दोनों स्ट्रक्चर अनयूजुअल में पढ़े हुए हैं अलहदा से, मेक मेड के और गेट और कोट के। और ही मेड मी, उसने मुझे रुलाया, तो ही मेड मी क्राई। यहां पर भी मेड में आप देख रहे होंगे, मेड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह लेट के साथ शी लेट हिम गो, उसने उसको जाने दिया। जब भी आप इनको मेन वर्ब के तौर पर लिखेंगे तो इनके साथ आपने बेयर इन्फिनिटिव लिखना है। जैसे आई फेल्ट द ग्राउंड शेक, मुझे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। अब जमीन हिलती हुई महसूस हुई तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे आई फेल्ट द ग्राउंड शेकिंग, आपको क्या लिखना है, आई फेल्ट द ग्राउंड शेक। ये याद रखिएगा। इसी तरह जैसे अभी अगर आप अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते हुए, हिलते हुए, लहलहाते हुए महसूस हुए। तो यहां पर आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, यहां पर आपने वर्ब की बेयर इन्फिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज की। अब आगे जब सेंटेंस चल रहा है ना,
तो आप देख रहे हैं एंड के साथ आगे सेंटेंस चल रहा है, तो द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रू टाइट। अब ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है कि आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते हुए और अपने जिस्म के टिश्यूज, अपने जिस्म के खुलिये अकड़ते हुए महसूस हुए। तो ये एक बात है एक्चुअल में। तो यहां पर ये जो ड्रू आया ना, ये किसके कंप्लीमेंट में आएगा? ये फ्लू के फेल्ट के कंप्लीमेंट में आएगा। तो इसको भी हम बेटे क्या लिखेंगे? इसको भी हम फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव में लिखेंगे, हमें इसको सेकंड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ड्रू नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या आएगा? इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा? ड्रा। जिस तरह बिल्कुल हमने क्या लिखा? फ्लटर। या जिस तरह हमने आई फेल्ट द ग्राउंड क्या लिखा? शेक लिखा। हर्ड के साथ सिंग लिखा, सा के साथ रन लिखा, वॉच के साथ सेट लिखा, मेड के साथ क्राई लिखा और लेट के साथ क्या लिखा? गो लिखा। तो ये सारे वर्ब्स याद रखिएगा। इनके साथ आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? बेयर इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और ये हम अनयूजुअल स्ट्रक्चर में, अनयूजुअल यूजेस में, ये कुछ 32 के करीब स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बताए थे एक हेडिंग के अंदर अनयूजुअल स्ट्रक्चर में। तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम टू द हर्डल्स डेट ही रिमेंबर। देखिए, आपको जब आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा, मैं हमेशा से आपको क्यों कहता हूं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? वर्ब। और मैं वर्ब इसलिए हमेशा बोलता हूं कि आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे रिलेटेड मिलेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्ब से रिलेटेड। अब जब मैं वर्ब का वर्ड बोलता हूं तो इसमें टेंस भी आता है, इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, इसमें मॉडल स्ट्रक्चर आता है, इसमें अनयूजुअल स्ट्रक्चर आते हैं, इसमें सब्जंक्टिव आएगा। मतलब जितना कुछ वर्ब में पड़ा है ना, वो सारे का सारा, वो चाहे एक्टिव हो, पैसिव हो, पैरेलल स्ट्रक्चर हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो, कंडीशनल स्ट्रक्चर हो, सारी की सारी चीजों को आप इकट्ठा कर देंगे वर्ब को। आपने वर्ब के वर्ड को कभी भी ये नहीं समझना कि वर्ब का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? टेंस होता है। अब देखिए, ये चीजें हमने पैरेलल स्ट्रक्चर में पढ़ी, ये चीजें हमने किस में पढ़ी? पैरेलल स्ट्रक्चर में पढ़ी। या आप इसको अगर आप देखेंगे तो जब आप 8th 9th क्लास में क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं बच्चों की तरह। तो आप कहते हैं कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है तो सेकंड किसी भी, हमने क्या पढ़ा था पैरेलल स्ट्रक्चर में? पहले आपको वो बता देता हूं। हमने कहा कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है तो सेकंड कोई भी टेंस में हो सकता है, यानी कि सेकंड प्रेजेंट में हो सकता है, सेकंड पास्ट में हो सकता है, सेकंड फ्यूचर में हो सकता है। फिर हमने ये कहा कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट फ्यूचर में है तो सेकंड हमारे पास प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं हो सकता। उसकी रीजन याद रखिएगा, एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर क्लॉजेज नहीं आती हैं। ये आगे चल के अभी पास्ट पेपर में आप क्वेश्चंस भी देखेंगे। नंबर 3 हमने ये कहा कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हुआ तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट, लेकिन अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हुआ, फर्स्ट क्लॉज पास्ट में हुई, सेकंड में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा किस में लिखते हैं? प्रेजेंट में लिखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा आपने हमेशा अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट में तो सेकंड को किस में लिखना है? पास्ट में लिखना है। अब ये चीजें हम किस में पढ़कर आए थे? ये हमने पैरेलल स्ट्रक्चर में पढ़ा। अब यहां पे देखिएगा, ही केम टू द हर्डल। अब बात किस में स्टार्ट हो रही है? कौन से टाइम में स्टार्ट हो रही है? बात पास्ट टाइम में स्टार्ट हो रही है। फिर डेट के बाद वो क्या लिखता है? ही रिमेंबर। अब पास्ट के बाद उसने टाइम शिफ्ट कर दिया किसमें? प्रेजेंट में, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, सूटेबल नहीं है, अलाउ नहीं है। आपको याद रखना है, आपने यहां पर रिमेंबर नहीं लिखना, आपको यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि आपको इसको पास्ट में लेके जाना है, जिसकी वजह से आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो आप इस रिमेंबर को बेटे क्या बनाएंगे? रिमेंबर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो आपने जब भी देखना है पैरेलल स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है तो सेकंड किसी में भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, एक और रूल आपको चलते चलते बता देता हूं, यहां पर गलती तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक हमारे पास सो के साथ होता है, एक हमारे पास सच के साथ होता है। ठीक है, अगर ये सो के साथ लिखा हो ना तो सो के बाद हम एडजेक्टिव लिखते हैं, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लिखते हैं, और आर्टिकल के बाद हम क्या लिखेंगे? नाउन लिखेंगे। लेकिन अगर सच के साथ होगा ना तो सच के बाद हमने पहले क्या लिखना है बेटे? आर्टिकल लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने एडजेक्टिव लिखना है और उसके बाद हमने नाउन लिखना है। ये गलती नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको वैसे रूल बता रहा हूं, सो और सच की अरेंजमेंट बता रहा हूं। जैसे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ना, सो इजी अ विक्ट्री। अब सो के बाद क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या लिखा हुआ है? नाउन। अगर यही बात मैं सच के साथ लिखूंगा ना तो सच के साथ ये बात किस तरह होगी? सच के साथ ये बात होगी, सच एन इजी विक्ट्री।
ठीक है, ये अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, आर्टिकल जो है वो पहले आ जाएगा। ये दो अरेंजमेंट है, वैसे मेरे ध्यान में आया, मैं आपको चलता चलता ये रूल बता दूं साथ में। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपने याद रखना है, रिमेंबर की जगह पर हमें क्या लिखना है बेटे, रिमेंबर्ड लिखना है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे इफेक्ट। जैसे देखें, जब हम डू की बात करते हैं, डज की बात करते हैं, डिड की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमें इनके साथ क्या लिखना होता है, हमें इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। और किसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हमारे पास कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, इफेक्ट लिखा हुआ है, EFFECT। अब ये जो EFFECT है ना, ये आप पढ़ते हैं पेयर फॉर्म में किसके साथ, EFFECT। और आप जानते हैं कि EFFECT को हम 99.9% किसके तौर पर जानते हैं और समझते हैं और लिखते हैं, नाउन के तौर पर। और EFFECT को हम किसके तौर पर लिखते हैं, वर्ब के तौर पर। देखिए मैंने 99.9% क्यों लिखा, कि कुछ जगह इंग्लिश में इस तरह की हैं जहां पर इफेक्ट को वर्ब के तौर पर भी यूज किया जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब यू कैन से कि वो थोड़ा सा एडवांस ग्रामर हो जाती है, क्योंकि आपके पेपर में आ गया सिंपल सा है कि डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है ना, तो आप EFFECT नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, EFFECT लिखेंगे। तो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, कि जिनमें से कुछ वर्ड्स हमारे पास, हमने पेयर्स पढ़े थे, जिसमें से एक वर्ड हमारे पास क्या था, वर्ब, और एक वर्ड हमारे पास क्या था, नाउन था। जैसे हम अगर हम बोलेंगे ADVICE, तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन की। और अगर हम बोलेंगे ADVISE, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की। इसी तरह जैसे हमने कहा कि अगर हम बात करेंगे EFFECT, तो हम बात कर रहे हैं नाउन की। और अगर हम बात करेंगे EFFECT, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं बेटे किसकी, वर्ब की। ऐसे ही था ना हमारे पास। इसी तरह अगर हम बात करेंगे BREATH, ब्रेथ की, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं नाउन की। और अगर हम बात करेंगे ब्रीद की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बेटे किसकी, वर्ब की। अगर हम बोल रहे हैं BATH, तो इसका मतलब हम लिख रहे हैं नाउन। और अगर हम लिख रहे हैं BATHE, तो इसका मतलब हम लिख रहे हैं वर्ब। अब ये तो वो वर्ड्स हैं जिनमें एक क्या होता है, ये एक वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, और एक वर्ड क्या होता है हमारे पास, वर्ब होता है। जैसे देखें हमारे पास इसमें और वर्ड कौन से थे, DI, जैसे हम अगर बोलेंगे DIVECE, डिवाइस, ये नाउन होता है। और DIVESE, वर्ब क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। अब इसके साथ हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के भी थे जिनके साथ हम S लगाकर उनका नाउन बनाते हैं, वर्ब को नाउन बना देते हैं। जैसे देखें, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन जब हम उसके साथ एस का एडिशन करते हैं ना, तो ऑर्डर्स हमारे पास क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। इसी तरह हमारे पास बेटे होता है समन, और समन हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। अब अगर आप उसके साथ एस का एडिशन करेंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, समन्स, और समन्स हमारे पास क्या बनेगा, नाउन। इसी तरह हमारे पास वर्ड होता है मीन हमारे पास क्या होता है, वर्ब, और जब आप उसके साथ एस का एडिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन। फिर इसी तरह हमारे पास वर्ड होता है रिमेन हमारे पास होता है वर्ब, और हम इसको एस लगाकर क्या बना देंगे, इसका क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। इसी तरह आपके पास वर्ड होता है बिलोंगिंग, नाउन वर्ब फॉर्म में होता है, और जब आप उसके साथ एस का एडिशन लगाएंगे तो एस का एडिशन लगाने से आप उसको क्या बना देते हैं बेटे, नाउन बना देते हैं। अच्छा आप देखिए, मैं आपको बता इसलिए इतनी डिटेल के साथ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक 15 सेकंड में भी ये क्वेश्चन को डिस्कस करके आगे मूव कर सकता था। आपको ये सारी बात बताने का मकसद ही है कि आप फर्दर आगे चल के देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स हमें कहीं ना कहीं पास पेपर के क्वेश्चंस में से मिलेंगे। मैं इसलिए आपको ये सारी बातें एक जगह पर इकट्ठी बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर जगह पर जाके हर क्वेश्चन पे तो ये बात डिटेल से नहीं बोलूंगा, तो इसको एक जगह पर इकट्ठा करके लिख लीजिएगा। ये मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया ना, तो पूरे नाउन की जो डिटेल्ड लेक्चर है, मैंने उसमें आपको एक बाकायदा तौर पर एक लेक्चर दिया इन सारी बातों के ऊपर, और जितने सारे वर्ड्स थे वो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सारे वर्ड्स को, इनकी नेचर को और इनकी क्लास को। उसके बाद है शी हैड लेफ्ट हिम विद द कामनेस एंड अ पॉइज डैट। अब अगेन यहां पर वही बात है, पैरेलल स्ट्रक्चर का एरर है। जब हमने बात स्टार्ट की है ना पास्ट में हैड लेफ्ट के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा बाकी सारा सेंटेंस, हमारा बाकी सारा टाइम भी किस में रहना चाहिए, पास्ट में रहना चाहिए। हमने अननेसेसरली टाइम शिफ्ट नहीं करना होता। जैसे देखें यहां पर डेट अकॉर्ड,
अब अकॉर्ड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब इसको किस में लिख दिया गया, प्रेजेंट में लिख दिया गया। जबकि पहले हमारे पास चल कौन सा टाइम रहा है, पास्ट टाइम रहा, और पास्ट के बाद आना भी क्या चाहिए, पास्ट आना चाहिए। तो यहां पर हम अकॉर्ड नहीं लिखेंगे, यहां पर अकॉर्ड की जगह पर बेटे क्या आएगा, अकॉर्डेड आएगा। ये जो टाइम शिफ्टिंग है ना, ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने है, याद रखिएगा। इसको मैंने आपको क्या बोला कि इसलिए मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर आप पास पेपर भी पढ़ेंगे ना, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके मिलेंगे, वर्ब के मिलेंगे। मैंने इसलिए जब वन शॉर्ट सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे इल्तिजा है, ऑर्डर तो मैं करने से आपसे रहा, लेकिन मैं एडवाइस या सजेशन जरूर दे सकता हूं कि वर्ब को वन शॉर्ट सीरीज में सिर्फ वो बच्चा देखे जिसने वर्ब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अदरवाइज वर्ब को डिटेल से आपने पढ़ना है, और ये तकरीबन 20 लेक्चर्स की एक पूरी सीरीज है वर्ब की, जो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। और वो 20 चैनल जो है, 20 लेक्चर जो है वो आप देखेंगे बड़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट, एक एक बात जो है वो वर्ब की आपको समझाई हुई है, जिसमें टेंस, एक्टिव, पैसिव, पैरेलल स्ट्रक्चर, कंडीशनल, मॉडल, फ्रेजल, वो सारी चीजें उसमें शामिल हैं जिनके रिलेटेड वर्ब का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो मैं फिर भी अभी भी आपको ये कहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने वर्ब को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ, इसको सिर्फ जस्ट गो थ्रू किया हुआ है, या वो समझता है कि मैं एक दफा पढ़ता हूं तो मुझे पता चल जाता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उससे कि लाजमी तौर पर वर्ब के डिटेल लेक्चर लाजमी तौर पर ले ले। उसके बाद देखें तो यहां पर अकॉर्ड की जगह पर बेटे क्या आएगा, अकॉर्डेड आएगा। उसके बाद है हमारे पास बेटे अल्टरनेटिव सेंटेंसेस, और अल्टरनेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है, He lacked both the training and the equipment। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, एक बात इस तरह आपने याद रखनी है, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आपने कभी ऐसा नहीं करना है कि आप एक सेंटेंस को पहले पढ़ें और फिर बाकी, फिर बीटा को पढ़ें, फिर चार्ली को पढ़ें, फिर डेल्टा को पढ़ें। आपने चारों सेंटेंसेस को इकट्ठे पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही सब में सेम है, लैक्ड सब में सेम है, बोथ सब में सेम है, द सब में सेम है, ट्रेनिंग सब में सेम है, एंड सब में सेम है। आपने चारों जो सेंटेंसेस उनको इकट्ठा पढ़ना है, और डिफरेंस जहां पर होगा उसको आपने पॉइंट आउट कर लेना है। जैसे देखें यहां पर हमारे पास डिफरेंस किस में है, यहां पर हमारे पास डिफरेंस है जी किसके लिए, हमारे पास डिफरेंस है इसमें प्रेपोजिशन में। अब प्रेपोजिशन है हमारे पास, तो सेंटेंस है ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट डैश फॉर द जॉब, इन द जॉब, बाय द जॉब या ऑन द जॉब। आप देखें जब भी किसी चीज के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत होती है ना, तो डेफिनेटली हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। जैसे देखिए अगर आपको कोई फिटनेस पर्पस या सुटेबिलिटी के लिए कुछ भी लिखना है तो आप उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। जैसे हम बोलते हैं सूटेबल फॉर द पोस्ट, क्वालिफाइड फॉर द जॉब, नीडेड फॉर सक्सेस, और प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इसी तरह हम यहां पर क्या लिखेंगे, नीडेड इन द जॉब नहीं होगा, नीडेड बाय द जॉब नहीं होगा, ऑन द जॉब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नीडेड फॉर द जॉब। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डेल्टा। प्रेपोजिशनल एरर है, और याद रखिएगा इस सूरत में जितनी भी हमने 4-5 सूरतें देखी, इसमें आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना होता है, फॉर यूज करना होता है। उसके बाद है जी दे ट्राई टू पैसिफाई हिम डैश काइंडनेस एंड अफेक्शन। जब हम सारा सेंटेंस, चारों सेंटेंस इकट्ठा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर भी डिफरेंस जो है वो सिर्फ किस चीज का है, वो है प्रेपोजिशन का डिफरेंस है, बाकी तो सारे सेंटेंस सेम है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है जी, दे ट्राई टू पैसिफाई हिम डैश काइंडनेस, इन काइंडनेस, बाय काइंडनेस या विद काइंडनेस। आप देखें फॉर काइंडनेस, इन काइंडनेस, बाय, इन सारी सूरतों में, ये जितनी सूरतें मैं आपको 9 की 9 बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, इसमें आपका प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, विद। पहली बात तो यह है, मैं आपको पहले भी बता कर आया कि पैसिव सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस हो, आपने याद रखना है कि पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पर्सन के लिए हम बाय यूज करते हैं, और किसी भी टूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। जैसे यहां पे सेंटेंस 1 देखिएगा, अ शार्प नाइफ, ही कट द एप्पल बाय अ शार्प नाइफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विद द शार्प नाइफ होगा। द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद पेशेंस एंड क्लैरिटी। यहां पर भी आपने क्या लिखना है, विद लिखना है, विद ओपन आर्म्स, ओपन आर्म के साथ भी क्या आएगा,
विद आएगा, विद द स्मॉल ब्रश, द शी पेंटेड द वॉल विद द स्मॉल ब्रश, अगेन वही बात है, टूल आएगा तो विद आएगा, जॉय के साथ क्या आएगा, विद आएगा, करेज एंड डिटर्मिनेशन के साथ भी क्या आएगा, विद आएगा। इसी तरह जैसे सेंटेंस 7 देखिएगा, द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट डैश काइंडनेस एंड स्किल, उसने डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया है काइंडनेस के साथ और महारत के साथ, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, विद लिखेंगे, बाय इन फॉर नहीं होगा। इसी तरह यहां पर दे ट्राई टू पैसिफाई हिम विद काइंडनेस एंड अफेक्शन, तो हमारे पास ना तो बाय हो सकता है, ना इन हो सकता है, ना फॉर हो सकता है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। इसी तरह अ मैन विद द लॉन्ग बियर्ड, जब आप किसी की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, पर्सनैलिटी की बताते हैं, तो फिर उसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। टाइम के साथ साथ के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विद, या इसके अगेंस्ट आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन उसमें आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम पूरा फ्रेज लिखना होता है। यहां पर सिर्फ अगर टाइम लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, विद टाइम। तो यहां पर काइंडनेस एंड अफेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन आएगा बेटे, विद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देन ही सैट डाउन इन कॉर्नर। आप देखें 3 सेंटेंसेस में हमारे पास लिखा हुआ है इन कॉर्नर और एक सेंटेंस में हमारे पास लिखा हुआ है इन द कॉर्नर। तो हम जानते हैं कि जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी पर्सन प्लेस थिंग को, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी पहले से जानी हुई चीज के बारे में, तो हम उसको किसके साथ लिखते हैं, आर्टिकल के साथ लिखते हैं। अगर आप सिर्फ आर्टिकल पर भी रहे ना, तो आप यहीं पर आप अपना सेंटेंस क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन ठीक नहीं, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या अल्फा है। लेकिन एक दो गलतियां और भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे देखें, आप चार्ली ऑप्शन में देखेंगे तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है पास्ट में, लेकिन आगे चलकर इसको क्या बना दिया गया, प्रेजेंट, जो कि किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, बीटा में देखेंगे तो आप क्वाइट के जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं, एक हमारे पास है QUIET, और क्वाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है, हश, मतलब साइलेंस, खामोश, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्वाइट का वर्ड लिखा हुआ है तो क्वाइट का मतलब हमारे पास होता है सर्टन। यहां पर हमें सर्टन वाले क्वाइट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन क्वाइट की वजह से भी गलत है। फिर हमारे पास अल्फा और डेल्टा में जो प्रॉब्लम रह जाती है वो सिर्फ किसकी रह जाती है, आर्टिकल की, और हम आर्टिकल की वजह से करेक्ट ऑप्शन किसको कर रहे हैं बेटे, अल्फा को। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज ड्रेंच्ड। जहां पर भी ड्रेंच्ड आ जाएगा, याद रखना आपने ड्रेंच के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, इन होता है। ड्रेंच्ड इन स्वेट, पसीने से शराबूर होना। ड्रेंच्ड इन ब्लड, खून से लथपथ होना। ड्रेंच्ड इन सनलाइट, सूरज की रोशनी ले रहे होना, जैसे सन बाथ लिया जा रहा होता है। ड्रेंच्ड इन फियर, और खौफ में मुब्तला होना। इन चारों वर्ड्स के लिए आप याद रखिएगा, आपने क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, इन यूज करना है। जहां पर भी ड्रेंच्ड आ जाएगा, ड्रेंच्ड के साथ आपको विद, बाय या ऑफ नहीं यूज करना। ड्रेंच के साथ बेटे आपको क्या यूज करना है, इन यूज करना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू डिसएग्री डैश डैश डैश। आप देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो एक्चुअल वर्ड होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, अग्री। अगर आप किसी पर्सन के साथ अग्री कर रहे हैं तो देन आप उसके साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अगर आप किसी पर्सन के साथ अग्री कर रहे हैं तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, विद। अगर आप किसी प्रपोजल के साथ अग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी ऑफर के साथ अग्री कर रहे हैं, तो देन आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कोई प्रपोजल या ऑफर के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू का। और आप कंडीशंस के लिए, पॉइंट के लिए, जहां पर कंडीशन आ जाएगी ना, पॉइंट्स आ जाएंगे, रूल्स आ जाएंगे, जहां पर शराइत आ जाएंगी, वहां पर आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टर्म्स आ जाएंगी, वहां पर आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अग्री ऑन का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो अब हमारे पास जो यहां पर वर्ड है ना, वो हमारे पास वर्ड है डिसअग्री। अब डिसअग्री के लिए आपने टू का वर्ड यूज नहीं करना है, टू का प्रेपोजिशन यूज नहीं करना है। डिसअग्री के लिए आप किसी पर्सन से डिसअग्री करते हैं ना, तो फिर आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे विद का, ठीक है। और अगर आप कोई कंडीशन, रूल्स, टर्म्स की बात करेंगे तो आप ऑन का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन आपने याद रखना है, आपने डिसअग्री के लिए कभी भी टू का प्रेपोजिशन यूज नहीं करना, क्योंकि टू डिसअग्री वाला सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, जबकि टू का एक्सप्रेशन जो है हमने तब यूज करना होता है जब हम किसी की बात से अग्री कर रहे होते हैं। तो
ऐसी सूरत में एफर्मेटिव की सूरत में हमने, अग्री की सूरत में हमने टू का प्रेपोजिशन यूज करना है, डिसअग्री के साथ आपने टू का प्रेपोजिशन यूज नहीं करना। तो यहां पर चूंकि हम पर्सन से डिसअग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बाय, ऑन या टू नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, अग्री विद। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा। अग्री पर्सन के साथ हो या डिसअग्री पर्सन के साथ हो, पर्सन की सूरत में दोनों के साथ आपको क्या लिखना है, यू लिखना है, विद लिखना है। और अगर आप कोई कर रहे हैं कंडीशन, रूल्स या टर्म्स के ऊपर, तो फिर ऑन लिखेंगे, अबाउट लिखेंगे। अग्री के साथ सिर्फ आपने टू लिखना है, डिसअग्री के साथ आपने टू नहीं लिखना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाद, डू नॉट स्टफ योर हेड। जब आप स्टफ का वर्ड लिख लेते हैं ना, कि अपने दिमाग को ना भरो या किसी भी चीज को ना भरो, तो आपने याद रखना है, आपने उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज करनी होती है ना, वो बेटे कौन सी होती है, विद। जैसे शी स्टफ्ड द बैग विद, द पिलो वाज स्टफ्ड विद, ही स्टफ्ड हिज पॉकेट्स विद, द टर्की वाज स्टफ्ड विद, और हिज ड्रॉअर इज स्टफ्ड विद। जब भी आपने स्टफ्ड लिखना है तो स्टफ्ड के साथ आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, विद का। तो इसका मतलब है स्टफ योर हेड बाय थिंग्स नहीं आएगा, फॉर थिंग्स नहीं आएगा, इन थिंग्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, विद थिंग्स आएगा, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा। उसके बाद है हमारे पास बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, A day later he dash his first glimpse। देखिए जब भी आपने याद रखना है, जब भी आप फर्स्ट ग्लिम्स की बात करेंगे ना, ग्लिम्स की बात करेंगे, देखिए ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, ग्लिम्स हम बोलते हैं अ शॉर्ट साइट को, मतलब एक झलक को, थोड़े से टाइम के लिए जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, झलक बोलते हैं। और ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, जब भी आप ग्लिम्स यूज करेंगे किसी भी चीज के साथ, तो आपने उसके साथ जो वर्ब यूज करना है वो कौन सा यूज होगा, कॉट का वर्ड यूज होगा, वर्ब यूज होगा। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज ही लेफ्ट द बिल्डिंग। मैंने प्राइम मिनिस्टर की झलक देखी, मतलब झलक का देखना मतलब क्या होता है कि पहली नजर देखना, थोड़ी देर के लिए किसी चीज को देखना। शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हरसेल्फ या वी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हरसेल्फ, जहां पर भी ग्लिम्स आ जाएगा आपने याद रखना है, ग्लिम्स के साथ आपके पास जो वर्ब होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कॉट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेल्टा। फाउंड नहीं हो सकता, टुक नहीं हो सकता, रीच्ड नहीं हो सकता। उसके बाद है बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट। जहां पर भी इम्पैक्ट आ जाए तो बहुत सारे दूसरे वर्ड्स की तरह जिनके साथ ऑन आता है, जैसे किन किन वर्ड्स के साथ ऑन आता है, इम्पैक्ट ऑन होता है, इफेक्ट ऑन होता है, इन्फ्लुएंस ऑन होता है, डिपेंड ऑन होता है, इंसिस्ट ऑन होता है, फोकस ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है, वर्क ऑन होता है, कमेंट ऑन होता है। जब भी आप इन वर्ड्स को देखेंगे, इन वर्ब्स को देखेंगे, इन सबके साथ आपके पास क्या आएगा, ऑन आएगा। तो याद रखिएगा इम्पैक्ट भी उनमें एक है जिनके साथ, इम्पैक्ट भी उन चीजों में से, उन नाउन में से एक है जिनके साथ आपके पास क्या आना चाहिए, कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए, ऑन आना चाहिए। तो इम्पैक्ट टू नहीं होगा, इम्पैक्ट एट नहीं होगा, इम्पैक्ट ओवर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन, असर होना। जैसे द न्यू टैक्स विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस, छोटे कारोबारों पे बड़ा फर्क पड़ने वाला इसका। पोल्यूशन हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, आलूदगी का बड़ा इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। और टेक्नोलॉजी हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किसके ऊपर, असर है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो इम्पैक्ट के साथ आप देख रहे हैं आपको कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, ऑन यूज करना है, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटे, बीटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इट वुड सेव हिम डैश डाई। अच्छा अब याद रखिएगा डाई के साथ ना आपके पास चार प्रेपोजिशन यूज होती हैं, डाई ऑफ होता है, डाई फ्रॉम होता है, डाई इन होता है और डाई फॉर होता है। सबसे पहली बात, जब आप किसी डिजीज, हंगर, थर्स्ट, इमोशन या नेचुरल कॉज से मरते हैं या कोई मरता है तो आप उसके लिए डाई ऑफ लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, शी डाइड ऑफ फियर, वो खौफ से मर गई, ही डाइड ऑफ थर्स्ट, वो प्यास से मर गया। जब भी किसी इनर चीज की वजह से, इनर इफेक्ट की वजह से, इनर इन्फ्लुएंस की वजह से आप किसी की डेथ होती है तो आप उसे लिखते हैं डाई ऑफ। और अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट की वजह से किसी की डेथ होती है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, डाइड फ्रॉम। जैसे
डाई फ्रॉम, जैसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉज की वजह से, जैसे हम बोलते हैं ही डाइड ऑफ एक्सीडेंट, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, वो हादसे की वजह से मारा गया। शी डाइड फ्रॉम अ गन शॉट वुंड, वो किससे मारी गई, एक गन शॉट वुंड से मारी गई। और अगर आप किसी इवेंट या सरकमस्टांस में मारे जाते हैं, जैसे मैनी पीपल डाइड इन द वॉर, जंग में मारे गए, इन द फायर, आग लगने की वजह से मर गए, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, यूज्ड फॉर अ कॉज और बिलीफ। और अगर आप किसी वजह के लिए अपनी जान देते हैं, जिस तरह हमारे मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा मर्तबा होता है, रुतबा होता है, जिसको हम बोलते हैं शहादत, शहीद होना। हम अपने मजहब के लिए, अल्लाह ताला के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम के लिए जब अपनी जान देंगे, अपनी जान का नजराना देंगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, शहादत। तो किसी मकसद के लिए, पर्पज के लिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सोल्जर डाई फॉर देयर कंट्री, जो सोल्जर्स होते हैं वो किसके लिए जान देते हैं, अपने मुल्क के लिए। ही वुड डाई फॉर फ्रीडम, वो आज़ादी के लिए क्या करेगा, अपनी जान दे देगा। तो जब भी आप किसी पर्पस और कॉज और बिलीव के लिए अपनी जान देते हैं, तो आप इसके लिए क्या बोलते हैं, डाई फॉर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, डाई के साथ आपके पास 4 प्रेपोजिशन यूज होती हैं। यहां पर चूंकि थर्स्ट की बात की जा रही है, तो थर्स्ट हमारे पास क्या है, एक इंटरनल कॉज है, इस वजह से हम डाई फ्रॉम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम डाई फ्रॉम नहीं लिखेंगे, डाई विद नहीं लिखेंगे, डाई बाय नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, डाई ऑफ थर्स्ट। याद रखिएगा, एक्सटर्नल कॉज होगी, एक्सटर्नल इंजरी होगी, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से कोई डेथ होगी, तो हम देन उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई फ्रॉम लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और अभी मैं आपको बताता भी हूं कि मैं लास्ट क्वेश्चन 16 पर क्यों बोल रहा हूं, जबकि 2008 में तो इंग्लिश के हमारे टोटल एमसीक्यूज कितने हुआ करते थे, 30 हुआ करते थे। मैं 16 पर लास्ट क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। देखें, ऑल दिस फ्लैश्ड डैश, जब भी आप फ्लैश का वर्ड यूज करते हैं, डैश हिज माइंड, तो आप याद रखिएगा आपके पास एक्सप्रेशन क्या यूज होना चाहिए, फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, किसी चीज का दिमाग में आना, मतलब किसी चीज का दिमाग मेमोरी में से गुजरना। जैसे हम बहुत सारे वर्ब्स इस तरह के होते हैं जिनके साथ हम थ्रू यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं गो थ्रू, रन थ्रू, लुक थ्रू, पास थ्रू। अब मैं इस तरह इसलिए लिख देता हूँ सारे के सारे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं सेम प्रेपोजिशन के साथ, ताकि आप उसको एक दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, तो आपको याद रखना आसान हो, आपके लिए आसानी हो याद रखने के लिए। तो यहां पर भी हमारे पास ऑल दिस फ्लैश्ड बाय हिज माइंड, ऑन हिज माइंड, या बाय ऑफ हिज माइंड नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या चलेगा, ऑल दिस फ्लैश थ्रू हिज माइंड इन एन इंस्टेंट ऑफ प्रोटेस्ट। एक लम्हे में ये सारी चीज उसके ज़हन में क्या होगी, तरोताजा होगी, रिवाइज हो गई, दोबारा से आ गई। अब देखें यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थ्रू की वजह से कौन सा चलेगा बेटे, चार्ली चलेगा, ठीक है। जैसे अ टेरिबल आइडिया फ्लैश थ्रू हिज माइंड, उसके जहन में आया, द होल सीन फ्लैश थ्रू माई माइंड, मेरे दिमाग में ये सारे का सारा सीन 1 मिनट में गुजर गया, रिवाइव हो गया, रिवाइज हो गया। हर चाइल्डहुड मेमोरीज फ्लैश्ड थ्रू हर माइंड, उसकी जो बचपन की यादें हैं उसके दिमाग में आ गई 1 मिनट में। जब भी कोई चीज़ अचानक से आपके दिमाग में से गुजर जाए, ताज़ा हो जाए, रिफ्रेश हो जाए कोई पुरानी मेमोरी, तो आप उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश थ्रू माइंड बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पर तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया चार्ली। अब मैंने आपसे ये बोला कि ये क्वेश्चन 16 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30th हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा। उसकी रीजन क्या, देखिए मैं इन 30 के 30 एमसीक्यूज को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको याद है, अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 2008 से लेके 2019 तक हमें बकायदा तौर पर वोकैब जो थी वो क्या दी जाती थी, बकायदा तौर पर वो वोकैब प्रिस्क्राइब्ड दी जाती थी, सिलेबस के साथ दी जाती थी, ठीक है। ये वो टाइम था 2008 का जब खासी अच्छी खासी वोकैब आपको पेपर में 843 वर्ड्स गालबन दिए जाते थे, क्या करने के लिए, याद करने के लिए आपकी वोकैब के तौर पर। तो इस वो जो वोकैब हुआ करती थी ना बेटे, वो खास तौर पर उन सालों के लिए वोकैब थी। आप बच्चों को पास्ट पेपर में उस वोकैब को पढ़ के परेशान होने या उसका सरदर्दी लेने या ये सोचकर पढ़ने के लिए कि उसमें से कोई वर्ड आ जाएगा, आपने बिल्कुल इस तरह नहीं सोचना। मुझे क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे इदारे जो हैं वो अपनी पुरानी किताबें उन्होंने निकाली, अपनी पुरानी वोकैब को ही नई किताबों पे छाप के दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मैंने आपको वोकैब वाले लेक्चर में बताया आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। तो वोकैब वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम 2019 तक के पेपर के डिस्कस नहीं करने वाले। हमारा जो टोटल फोकस रहेगा वो किन क्वेश्चन पर रहेगा, वो रहेगा हमारे ग्रामर के क्वेश्चन पे। तो इसलिए हमने 30 क्वेश्चन में से 14 जो वोकैब के क्वेश्चन थे वो स्किप किए और हमने डिस्कस किए बेटे कितने क्वेश्चन, 16। तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छी खासी समझ आई होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी।
तो फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, पल्ले नहीं पड़ती है, तो पूछ लेना है, डिस्कस कर लेना है, मैसेज कर लेना है, ठीक है। और मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।